तब हिमांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं अवंतिका से शादी से पहले से ही अवंतिका की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जानता हूं। वो कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। यह सुनकर मोनिका ने जवाब में कहा, हमें पता है, लेकिन प्रोटोकॉल है, इसलिए यही प्रिटेंड करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। अंदर अवंतिका वेद के बार बार इनकार करने से डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन वेद का चेहरा बिल्कुल अपने पापा विक्रम की तरह था। इसलिए उसने हिमांश और मोनिका को बाहर भेजने के बाद प्यार से कहा, तुम मुझसे डर रहे हो? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वेद, मैं तुम्हारा सच जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम क्यों छुप रहे हो। तुम्हारी मां नंदिनी मेरी भतीजी थी, मैं उसकी इकलौती बुआ हूं। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी नानी हुई। ये सुनकर वेद की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आज तक कभी किसी रिश्तेदार का नाम नहीं सुना था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अवंतिका ने गहरी सांस लेकर कहा, वेद, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में कई सवाल उठ रहे होंगे। ये कहते हुए अवंतिका का गला रूंध गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन आज वेद को सामने देखकर शायद उनके दर्द को एक मरहम मिला था। वेद के दिमाग में तूफान मच गया था। वो अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, और करता भी कैसे। अवंतिका सच बोल रही थी या झूठ, ये जानने के लिए एक ही तरीका था, और वो था रकीब। उसने अपना दर्द छुपाकर हकलाते हुए कहा, मैं किसी विक्रम या नंदिनी को नहीं जानता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन अवंतिका ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एक कागज पर एड्रेस लिख कर दिया, जब तुम सच एक्सेप्ट कर पाओ तो यहां आकर मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। वेद ने वह पर्ची ली और तेजी से बाहर निकल गया, जैसे वो अवंतिका के साथ एक पल नहीं रुकना चाहता था। अवंतिका की बातों ने उसके गहरे जख्मों को फिर हरा कर दिया था, यहां तक कि उसने मोनिका और हिमांश की तरफ देखा तक नहीं। उसे जल्दबाजी में बाहर भागते देख मोनिका हैरानी से बुदबुदाई, ये तो ऐसे भागा जैसे किसी ने इसकी पूंछ में आग लगा दिया हो। वेद के जाने के बाद अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। जब मोनिका अंदर आई तो उसने अवंतिका को रोते हुए देखा। मोनिका को देखकर अवंतिका फूट फूट कर रो पड़ी। वो शायद दोबारा कभी मुझसे मिलेगा नहीं मोनिका, वो सच एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मोनिका ने कंसोल करते हुए समझाया, मैडम, बचपन से बिना माँ बाप के शायद वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा होगा, इसलिए सब पर भरोसा नहीं कर सकता, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। अगर वो नंदिनी और विक्रम सर का बेटा है, उसमें जरूर सच का सामना करने की हिम्मत होगी। अवंतिका ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अगर मगर नहीं मोनिका, वो नंदिनी का ही बेटा है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, यहाँ तक कि नाक का तिल भी विक्रम जैसा है। मैंने इसे बचपन में देखा है। उसके हाथ में घाव का निशान है, वो भी बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में देखा था। हिमांश से कहो कि वो वेद के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके ले आए, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। इधर वेद क्लिनिक से निकलकर तेजी से रायजादा हाउस की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा घिरा आया था और उसके मन में अंधेरे में भी सवालों का तूफान चल रहा था। वेद मन में बोला, अवंतिका सच कह रही है या झूठ, या फिर ये सब मिस्टीरियस मैन का ट्रैप है। अवंतिका उसकी साथी भी तो हो सकती है। उसका दिमाग कंफ्यूजन में था। मुझे सच्चाई जाननी है, लेकिन कैसे पता करूं कि अवंतिका पर यकीन करूं या नहीं। उसी वक्त शहर के एक कोने में सोनिया धनंजय के फार्म हाउस पर उसके सामने बैठी थी। मेज पर रखी रोशनी के नीचे धनंजय की मोटी मोटी नोटों की गड्डियां उसकी ओर सरकाते हुए कहा, आज तुमने अच्छा काम किया है, अब बस कल प्लान को बिना किसी गलती के पूरा करना। याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब प्लान सक्सेसफुल होगा तभी विश्वनाथ इन्वेस्टमेंट करेगा। वो तो मैं कर लूंगी। वैसे आपने इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? यह आपका ही खून है। डोंट यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग? सोचना क्या है, ये फार्म हाउस में तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर तुम और हमारा बच्चा यहीं रहेगा। सोनिया यह सुनकर खुश हो गई, लेकिन मनी मन बोली, मुझे पता है कि तुम्हारा काम पूरा होते ही तुम जैसा भी कभी इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं देगा। तुम्हें लगता है तुमने मुझे अपने पंजे में दबोच रखा है, लेकिन असली मास्टरमाइंड मैं हूं। मैं तुम्हें और उस वेद को लल्लू बनाकर निकल जाऊंगी। इधर वेद अवंतिका की कही बातों को याद करता हुआ रायजादा हाउस पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में बेचैनी और तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने अपने कमरे की तरफ रुख किया, अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वो आधा खुला हुआ था। वेद के माथे पर बल पड़ गए। वो फौरन अंदर घुसा और नजारा देखकर सन्न रह गया। कमरा बुरी तरह अस्त व्यस्त था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बीच में खड़ी थी कियारा और कबीना।
वेद को देखते ही दोनों सक पका गई, मानो रंगे हाथों पकड़ी गई हों। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वेद इतनी जल्दी लौट आएगा। ये देखकर वेद ने सख्ती से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? किस चीज की तलाशी ले रहे हो? गबीना ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, वेद वो कियारा की अंगूठी नया मिल रही थी, पूरे घर में ढूंढ रहे थे। ये कहते हुए गबीना टेबल की तरफ ड्रॉर खोलने के लिए बढ़ी। वेद की सांस अटक गई क्योंकि वहां मिस्टर के लिए वाइन फेयर का इनविटेशन कार्ड रखा था जो उसे मिस्टर कुंद्रा ने भिजवाया था। रुको! वेद ने तुरंत गबीना को रोका और गुस्से से कहा, कियारा कभी मेरे बेडरूम में आई ही नहीं तो उसकी अंगूठी कैसे गिरेगी? और अंगूठी गिरी होती तो नीचे ढूंढो। ये अलमारी, बेड और टेबल खंगालने की क्या जरूरत है? या फिर मैं तुम्हें चोर लगता हूं? ये सुनकर गबीना और कियारा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कियारा ने सफाई देने के बजाय सीधा सवाल किया, तुम कहाँ थे इतनी देर? किसके साथ थे? ऑफिस क्यों नहीं आए? वेद ने बहाना बनाते हुए कहा, इमरजेंसी मेडिकल केस था, वहीं ट्रीटमेंट करने गया था। लेकिन तुम्हें इतनी फिक्र कब से होने लगी? कियारा तीखी नजरों से वेद को घूरते हुए बोली, मेडिकल केस था या कुछ और? हम नाम के लिए ही सही, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो है ना। तुम्हें जो करना है करना वेद, लेकिन रायजादा खानदान की रेपुटेशन पर आंच नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? वेद ने भी उतनी ही तीखी आवाज में पूछा, अच्छा ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम रायजादा खानदान की इज्जत की बात कर रही हो? तुमने कभी मुझे हस्बैंड माना भी है? यह सुनकर कियारा बिना जवाब दिए हुए गुस्से से वहां से निकल गई और गबीना भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल गई। उनके रिएक्शन देखकर वेद समझ गया था कि कियारा और गबीना झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो अचानक उसके कमरे में क्या ढूंढ रहे थे? वेद मन में बोला, पहले अवंतिका की रिवेलेशंस, अब ये दोनों मेरे कमरे में तलाशी ले रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इन्हें मेरी मिस्टर के की आइडेंटिटी पर शक तो नहीं हो गया? रात का वक्त था। वेद बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अवंतिका की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो मन में बड़बड़ाया, अगर अवंतिका सच कह रही थी तो। अचानक खिड़की से हल्की सी आहट आई। वेद की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने देखा कि कोई खिड़की खोलकर अंदर आया है और वो जानता था इस वक्त अंधेरे का साया बनकर कौन आ सकता है। वेद ने सरकास्टिक टोन में कहा, तुमने क्या अंधेरा कायम रहे की कसम ली है जो आधी रात को परछाई बनकर घूम रहे हो? यह सुनकर रकीम अंधेरे से बाहर आया और वेद से बोला, मैं हूं ही शैडो गार्ड, मेरा काम है अंधेरे में छिपना, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रोशनी का किरण लाया हूं। ये कहते हुए उसने हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में फटी हुई फोटो के 2 टुकड़े थे। फोटो देखते ही वेद चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ब्रीफकेस में फोटो ही थी। रकीम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है वेद, अगली बार इसे खोना मत, कम से कम तब तक जब तक इसके पीछे लिखा कोड डिकोड ना हो जाए। वेद ने फोटो के टुकड़े लेते हुए मन ही मन कहा, मैं इसे उसी लॉकर में रखूंगा जो दादी ने दिया था, और तभी बाहर निकालूंगा जब इसे डिकोड करने का कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी रकीम बोला, अपनी नानी से मिलकर कैसा लगा? ये सवाल सुनकर वेद चौंक गया। उसने हैरानी से रकीम की तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम अवंतिका के बारे में जानते हो? रकीम एक पल चुप रहा, फिर बोला, अवंतिका तुम्हारी मां नंदिनी की बुआ है, तुम्हारी नानी। ये सुनकर वेद को जोरदार झटका लगा। वेद ने हकलाते हुए पूछा, इसका मतलब वो सच कह रही थी? वेद ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी। तब रकीम ने साफ लहजे में कहा, वेद, अवंतिका तुम्हारी मां से बहुत प्यार करती थी, वो तुम्हें भी कई सालों से ढूंढ रही है, लेकिन जिस दिन तुम किंग बनोगे उस दिन तुम्हें बाकी जवाब भी मिल जाएंगे। वेद चिढ़कर बोला, अरे ये किंग विंग का चक्कर क्या है? मैं कोई शतरंज का मोहरा हूं क्या? शुरू से मेरे साथ पहेलियों में बात हो रही है, सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या है ये किंग? क्यों मुझे किंग बनना पड़ेगा तभी जवाब मिलेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।